ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 के एनसीईआरटी के नोट्स एक्सप्लेनेशन के साथ में। अर्थ का रेडियस है 6378 किलोमीटर्स। पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ है 6370 किलोमीटर। तो बस 8 किलोमीटर का डिफरेंस है, ज़्यादा माइंड करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में दोनों से मार्क कर देना। जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी बढ़ती हैं। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, पहले हम समझ चुके हैं इस बात को कि अर्थ एक बड़े से ब्रेड पकोड़े की तरीके से थी, ठीक है, आलू बोंडा कह लो, जो मर्जी कह लो उस चीज़ को। तो उसमें क्या था, पूरी तरह गरम गरम रॉक थी, ऊपर वाली लेयर ठंडी होगी जहाँ पे हम इंसान थोड़े समय के लिए रहने के लिए आए हैं। अर्थ के अंदर अभी भी बहुत सारी गर्मी है, तो जैसे जैसे आप ड्रिल करके नीचे जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर डेंसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि लेयरिंग कैसे हुई थी कि जो भी ये रॉक मोल्टन रॉक था, ये इसमें डेंसर मटेरियल नीचे की तरफ जाएंगे और लाइटर मटेरियल ऊपर की तरफ आएंगे। तो जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, अंदर की तरफ जाओगे, तो डेंसिटी बढ़ेगी ना, नीचे डेंसर मटेरियल है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, लर्न करने वाली जरूरत ही नहीं है इसमें, कुछ भी कोई बात नहीं लर्न करने वाली। अब हमें पता कैसे चलता है कि अर्थ के अंदर क्या है। पहले लोग ये कहते थे कि अर्थ के अंदर इंसान की फितरत है कि वो हर चीज़ की स्टोरी बना देता है, राइट। तो इंसानों ने पहले स्टोरी बनाई कि अर्थ के अंदर नर्क है और अर्थ के ऊपर स्वर्ग है, राइट। अब जब साइंटिफिक एविडेंस आया तो हम पता चला कि नहीं, अर्थ के अंदर कुछ और चीज़ है। कुछ लोग लेकिन अपडेट नहीं होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, जो पुराने लोग कहते थे वही चीज़ सच है, अर्थ के नीचे सच में नर्क है। एनीवेज, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि अर्थ के अंदर या तो आप खुद चले गए, या वहां पे आपने किसी को भेजा, किसी इंस्ट्रूमेंट को, या वहां से कोई रॉक डायरेक्टली ऊपर आ गया, आपने उसका एनालिसिस कर लिया, क्योंकि डायरेक्ट, राइट। तो 3 सोर्सेज जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो है माइनिंग। साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइंस में करीब 3-4 किलोमीटर गहरी गोल्ड माइंस हैं, तो वहां पे जाकर आपने स्टडी कर लिया। दूसरा, आपने खुद नहीं गए उन माइंस में, बल्कि आपने आर्कटिक में जाके बहुत गहरी ड्रिलिंग करी, वहां से एक सैंपल बाहर निकाले, उसका एनालिसिस कर लिया। या अर्थ ने अपने आप ही नीचे मैग्मा से ऊपर कुछ मटेरियल भेज दिया एंड आपने उस फ्रेश मटेरियल का एनालिसिस कर लिया, राइट। अच्छा, और एक बात, अगर आपको ड्रिलिंग करनी है अर्थ में तो कहाँ पे करोगे? पहली बात तो समुद्र में करोगे, क्योंकि समुद्र में ऑलरेडी आपको कुछ डेप्थ पानी की मिल रही है ना, ऑलरेडी काफी ड्रिलिंग हो चुकी है, बिल्कुल सरफेस से नहीं करोगे। दूसरी बात ये, इट्स बेटर कि आप पोल्स पे जाकर ड्रिलिंग करो। क्यों? क्योंकि अर्थ एक परफेक्ट सर्कल नहीं है, रादर अर्थ थोड़ी सी इस तरह से, मैंने बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया है, बट पोल्स की तरफ से डिस्टेंस जो है वो कम है ना, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा और सेंटर के क्लोजर में पहुंच जाओगे, राइट। ये हो गया डायरेक्ट सोर्सेस। अब इनडायरेक्ट क्या हुए भाई? अर्थ के ऊपर कुछ मीटियोर्स वगैरह आ जाते हैं कभी कभी। अब जब सन था, सन के चारों तरफ डस्ट वगैरह थी, उससे अर्थ बनी, बाकी प्लैनेट्स बनी, मीटियोर्स वगैरह बने होंगे, और भी चीज़ें बनी होंगी। तो जैसे अर्थ बनी वैसी वो बने। तो अर्थ की कॉम्पोजिशन और बाकी मीटियोर्स वगैरह की कॉम्पोजिशन और उनके स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली तो नहीं, बट थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हैं, तो हम उनको स्टडी करके भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा, ग्रेविटेशनल एनोमलीज। अर्थ कोई बॉल नहीं है जिसको फैक्ट्री में बनाया हो, जो कि बिल्कुल ही रेक्टेंगुलर स्फेरिकल हो। स्फेरिकल नहीं है अर्थ, राइट। इसमें बहुत सारी एनोमलीज है, इस तरह से ऊपर नीचे है। दूसरी बात, ये यूनिफॉर्म मटेरियल भी नहीं है कि एक मटेरियल लिया और आटे की गोंद की तरीके से आपने उसको टेढ़ी मेढ़ी गोंद बना दी, नहीं। वो तो आटा तो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन अर्थ में कहीं पे एक ज़्यादा डेंसर मटेरियल है, कहीं पे आयरन ज़्यादा होगा, कहीं पे कोई और मटेरियल ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा किसी मटेरियल की डेंसिटी होगी, उसका ग्रेविटेशनल पुल शायद उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल एनोमलीज, यानी कि अलग अलग जगहों पे कितनी ज़्यादा ग्रेविटी है, कहीं पे कम ग्रेविटी है, उन सब चीज़ों पे आइडिया लगा सकते हैं कि अर्थ के नीचे क्या है। अगर कहीं पे ज़्यादा ग्रेविटी दिख रही है तो हो सकता है कि उस इलाके में ज़्यादा डेंसर मटेरियल्स हों। ठीक, तीसरा हो गया मैग्नेटिक सर्वे। अब जहाँ पे आयरन जैसे कंपाउंड्स मान लो किसी एरिया में ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक सर्वे से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भेजोगे, उनका रिस्पॉन्स स्टडी करोगे एंड अलग तरह की रीडिंग मिलेगी। लेकिन जहाँ पे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा वहाँ पे अलग तरह की रीडिंग मिलेगी, राइट। चौथा हो गया सिस्मिक वेव्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हम कहते हैं कि अर्थ के अंदर लेयर्स हैं, इन लेयर्स का आइडिया हमें सिस्मिक वेव से मिलता है, अर्थक्वेक वेव से मिलता है। क्योंकि 2 तरह की वेव्स होती है, पी एंड एस वेव, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, राइट। उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है कि वो इनमें से एक होगी जो लिक्विड में जाएगी, दूसरी की लिक्विड में नहीं जाएगी। पी वेव्स होंगी वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में जा सकती हैं, लेकिन जो एस वेव्स हैं वो लिक्विड में नहीं जा सकती, लिक्विड में ट्रैवल नहीं करती, राइट। तो उनके शैडो जोन्स की वजह से हमें पता चलता है कि अर्थ में कितनी गहराई पे ये लेयर्स बनी हुई हैं, राइट। तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, इतनी लंबी स्टोरी नहीं आएगी पेपर के अंदर, सिंपल सा आ जाए कि अर्थ के अंदर को स्टडी करने के लिए बहुत से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं।
उनमें से बेस्ट सोर्स क्या है जो अर्थ के लेयर्ड स्ट्रक्चर के बारे में बताता है? तो लेयर्ड स्ट्रक्चर के बारे में बेस्ट एक्सप्लेनेशन आती है सिस्मिक वेव्स की स्टडी से। आपके एनसीईआरटी में देखिए अर्थक्वेक बहुत सारे तरीकों के होते हैं, जैसे कि टेक्टोनिक, जो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से आते हैं। वोल्केनो फटता है तो उससे भी कंपन होती है। कोई अंडरग्राउंड माइन नीचे गिर जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत कंपन आएगी। अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन किया जाए कोई न्यूक्लियर वेपन का, उससे भी सिस्मिक वेव्स जनरेट हो सकती हैं। एंड अगर जैसे कोई रिजर्वेयर है जो बहुत ज़्यादा वाटर प्रेशर लगा रहा है अर्थ के ऊपर, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत फॉल्ट वगैरह डेवलप हो सकता है, रॉक्स में मूवमेंट हो सकती है। ये सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक, राइट, एग्जाम्पल्स के साथ में, जैसे लतुर है या कहीं पर अर्थक्वेक वगैरह आया था ना पहले, तो वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो सारे नेचुरल अर्थक्वेक्स लिथोस्फीयर में ही होते हैं, राइट, एकदम जो टॉप लेयर होती है। अर्थक्वेक वेव्स और बाकी वेव्स भी डेंसर मटेरियल में ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती हैं। अगर कंफ्यूज हो जाओ तो सिंपल तरीका क्या होता है कि आप एक्सट्रीम में चले जाओ, बिल्कुल एक्सट्रीम में। आपको लग रहा है कि भी ये एक मटेरियल है, ये लेस डेंस है और ये ज़्यादा डेंस है, तो स्पीड साउंड की या किसी भी वेव की किस में ज़्यादा होगी? तो आप ये सोचो जो लेस डेंस है मैं इसको और लेस डेंस बना दूं। किसी भी चीज़ की अगर आप डेंसिटी कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, बिल्कुल कम कर दोगे डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा? स्पेस बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा। तो क्या वैक्यूम के अंदर साउंड वेव्स ट्रैवल करेंगी? अर्थक्वेक वेव्स ट्रैवल करेंगी वैक्यूम में? वैक्यूम में नहीं कर सकती ना, राइट? तो मैं कहूंगा उनकी स्पीड लगभग 0 हो गई। तो मैंने पहचान बना ली कि लेस डेंस में स्पीड हमेशा कम रहेगी। सिंपल सी चीज है ना, ठीक? तो लेस डेंस में स्पीड कम रहेगी, ज्यादा डेंस में स्पीड बढ़ जाएगी। 8+ मैग्नीट्यूड के पावरफुल अर्थक्वेक्स पूरी दुनिया में शायद 1-2 साल में एक कहीं ना कहीं आ ही जाता है। बाकी छोटे मोटे अर्थक्वेक तो पूरी दुनिया का अगर आप मैप देखोगे तो कहीं ना कहीं हर 1 मिनट में कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आता ही रहता है, छोटा मोटा। अर्थक्वेक कितने तरह के होते हैं हम ऊपर पढ़ चुके हैं बेबी डायग्राम के थ्रू। एपिसेंटर वर्सेस फोकस। अगर कंफ्यूज भी हो जाओ तो ABCD तो पता ही है आपको। ABCD में पहले E आता है फिर F आता है। तो अगर आप अर्थ के ऊपर हो तो पहले आप कहाँ तक पहुंचोगे? एपिसेंटर पे पहुंचोगे, E पे। E के बाद F पे पहुंचोगे, तो नीचे जाओगे तो फोकस पे पहुंचोगे, ठीक है? तो सरफेस के ऊपर एपिसेंटर और नीचे फॉल्ट। तो जो एक्चुअल अर्थक्वेक का जो ओरिजिन है वो तो यहाँ पे फोकस पे हो रहा है, जिसको हाइपोसेंटर भी कहते हैं। क्योंकि इंसान यहाँ पे रहता है, हम कीड़े मकोड़े तो है नहीं कि अर्थ के अंदर रहेंगे, है ना? तो हम तो सरफेस पे रहते हैं। तो हमारे लिए जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो ये है, सरफेस पे। इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक कहाँ पे था भाई? यहाँ पे था। जैसे दिल्ली में अर्थक्वेक आए, तो दिल्ली में जो अर्थक्वेक आए थे 2-4 पिछले कुछ महीनों में, वो हरियाणा में उनका एपिसेंटर था, राइट? और फोकस भी ऑब्वियसली उसके नीचे ही होगा। कुछ अर्थक्वेक से सुनामी आती है, कुछ से नहीं आती। पहली बात तो ये कि जो अर्थक्वेक है वो सी बेड के नीचे होना चाहिए, ठीक है ना? लैंड के ऊपर अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो सुनामी तो नहीं आएगी। दूसरी बात, ये शैलो अर्थक्वेक होना चाहिए। पहली बात तो हमने कहा कि जितने अर्थक्वेक है वो लिथोस्फीयर में ही आते हैं, सही बात है। लेकिन आप ये देखो कि मान लो ये सी बेड है और सी बेड में काफी नीचे जाके यहाँ पे अर्थक्वेक आए, तो क्या आपको लगता है कि जो सी बेड है वो डिस्प्लेस होगा? भाई ये तो सारा पानी पानी है, अब ये सी बेड है, उसमें और ड्रिल करते रहो, ड्रिल करते रहो, बहुत नीचे चले जाओ। अगर यहाँ पे अर्थक्वेक का फोकस है, मान लो यहाँ पे अर्थक्वेक होता है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो सी बेड है वो डिस्प्लेस होगा? यहाँ से हिलेगा वो सी बेड ज़्यादा? नहीं हिलेगा ना। तो इसीलिए अगर जो डीप अर्थक्वेक्स होते हैं, चाहे वो ओशन के नीचे आए, लेकिन वो काफ़ी डीप हैं, तो उनसे सुनामी नहीं आएगी। कंपन महसूस होगी आपको, अर्थक्वेक महसूस होगा, लेकिन सुनामी नहीं आएगी। सुनामी के लिए ज़रूरी है कि जो अर्थक्वेक का फोकस है वो शैलो एरिया में होना चाहिए, यानी कि सी बेड के थोड़ा पास में होना चाहिए, तभी सी बेड डिस्प्लेस होगा। सी बेड डिस्प्लेस होगा, हिलेगा, तो सुनामी की वेव्स आएंगी। अच्छा, और क्या है? ये हो गया बॉडी वेव्स। अब देखो बॉडी वेव्स दो तरह की होती हैं, एक होती है प्राइमरी वेव्स, दूसरी सेकेंडरी वेव्स। अब आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है। गेस करो क्यों? देखो पढ़ते हो ना तो पढ़ के थोड़ा सा रिलेट किया करो चीजों को। पी वेव्स कैसे बनाई हुई है? ये सिर्फ एक डिस्प्ले के लिए, वैसे समझाने के लिए बनाया हुआ डायग्राम एनसीईआरटी ने, बट पी वेव्स ऐसी नहीं होंगी ना।
क्योंकि पी वेव्स जो हैं वो साउंड वेव्स की तरह से होती हैं, उनमें इलोंगेशन एंड कंप्रेशन होता है। आप ये देखो, मान लो आप इनको पी वेव्स मान सकते हो और इनको एस वेव मान सकते हो। तो मान लो वेव की डायरेक्शन ये है, राइट, स्प्रिंग के तरीके से सोचो। तो जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप इधर से धक्का दोगे तो वो आगे, ऐसे यहाँ पे कंप्रेशन होगा, यहाँ पे दिख रहा है कंप्रेशन है, और यहाँ पे इलोंगेशन है, दिख रहा है, ये कंप्रेशन हो गया, ये इलोंगेशन हो गया। तो इस तरह से वेव की डायरेक्शन में ही कंप्रेशन एंड इलोंगेशन हो रही है पी वेव के केस में। लेकिन जो एस वेव होती हैं उनमें क्या होता है, वेव की डायरेक्शन ये है लेकिन क्रेस्ट एंड ट्रो बन रहे हैं, क्रेस्ट एंड ट्रो बन रहे हैं, इस तरह से साइनोसॉइडल मोशन हो रहा है। दीज आर एस वेव, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो डायग्राम, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो ठीक बात है, पहले पी वेव आएंगी, फिर एस वेव आएंगी, बाद में सरफेस वेव आएंगी, ठीक बात है। लेकिन ये डायग्राम थोड़ा सा मिसलीडिंग है, ठीक। ओके, अब जो पी वेव्स हैं वो साउंड वेव की तरह से कंप्रेशन वगैरह करती हैं, तो ये लिक्विड और गैस से भी पास हो सकती हैं। क्यों भाई, आप पानी की बाल्टी लो और उसमें थप करो अपने हाथ को, थप ऊपर से, तो नीचे जाएगा इस तरह से, कंप्रेशन वगैरह जाएंगे, राइट। पानी कंप्रेस होगा, इलोंगेट होगा, कंप्रेस होगा, इलोंगेट होगा। लेकिन अगर आपने पानी को, मान लो आप चाहो कि पानी इस तरह से मूव कर नहीं कर पाएगा ना पानी, अगर आप इस तरह से फोर्स डाल रहे हो तो पानी एक मटेरियल नहीं है जो अपनी इनिशियल पोजीशन मानने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जो पार्टिकल है, एक सिंपल सी बात आप ये मानो कि आपकी वेव ऐसे ट्रैवल कर रही थी, छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी वेव। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, कोई एक पार्टिकल है, अगर ये सॉलिड मटेरियल है तो क्या होगा, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर अगला पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, अगला पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इस तरह से वेव्स बनती हैं, राइट, इस तरह से वेव्स बनती रहती हैं। ये था जब सॉलिड हो, क्योंकि पार्टिकल अगर ऊपर गया तो उसकी टेंडेंसी है, क्योंकि सॉलिड मटेरियल है तो वापस आने की टेंडेंसी है, तो अभी ऊपर गया फिर वापस आएगा। ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है, एटॉमिक लेवल पे हो रहा है ये, राइट। क्योंकि सॉलिड है इसलिए पार्टिकल की वापस आने की टेंडेंसी है। लेकिन अगर ये लिक्विड होता तो पार्टिकल अगर इधर की तरफ फेंका है तो इधर ही चला जाएगा ना, वो वापस तो आएगा नहीं अपनी मेन पोजीशन पे, उसको वापस बुलाने के लिए कौन है, कोई भी नहीं है। लिक्विड में तो पार्टिकल्स का मोशन अलाउड होता है, एटम से एक जगह से दूसरी के जाते रहते हैं। सॉलिड में एटम फिक्स होते हैं, इसलिए वो अपनी फिक्स जगह पे वापस आने की कोशिश करते हैं सॉलिड के अंदर। लिक्विड में इधर उधर चले जाएंगे वो। इसलिए लिक्विड में जो लिक्विड होता है उसके अंदर ये एस वेव ट्रैवल नहीं कर सकती, लिक्विड में सिर्फ ये पी वेव ट्रैवल कर सकती हैं, जिनमें आगे की तरफ धक्का दोगे तो कंप्रेशन और डिप्रेशन बनता रहता है इस तरीके से। अच्छा तरीका याद करने का, राइट। तो हर चीज की पहचान बना लो, कैसे याद रखोगे। अब अर्थ के अंदर मान लो यहाँ पे अर्थक्वेक आया, तो साइंटिस्ट ने हर जगह पे सिस्मोग्राफ लगा रखे हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। तो उन्होंने देखा सबसे पहले प्राइमरी वेव्स आती हैं, तो प्राइमरी वेव बस इस इलाके में नहीं आई, बाकी यहाँ पे आ गई। भाई यहाँ पे अर्थक्वेक अगर हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, तो यहाँ पे भी अर्थक्वेक वेव आ रही हैं, प्राइमरी वेव्स आ रही हैं, राइट। लेकिन इस इलाके में शैडो, ये सेकेंडरी वेव्स नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जो आउटर कोर है, ये तो इनर कोर हो गया, ये जो आउटर कोर है लिक्विड है, तो लिक्विड में से एस वेव ट्रैवल नहीं कर सकती, तो इसलिए एस वेव जो है बस यहीं तक जाएंगी, इस पॉइंट के आगे अर्थ के ऊपर यहाँ तक। अगर यहाँ पे अर्थ का ओरिजिन हुआ है तो यहाँ तक आपको एस वेव महसूस होंगी, इसके बाद एस वेव महसूस ही नहीं होंगी। लेकिन प्राइमरी वेव का ये शेडो जोन है, क्योंकि इस मटेरियल से इस मटेरियल में आने में थोड़ा रिफ्रैक्शन हो जाता है, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से वेव्स ट्रैवल तो कर ली, बट उनकी डायरेक्शन थोड़ी सी मुड़ गई। डायरेक्शन मुड़ने की वजह से यहाँ पे शेडो जोन बन गए, बट यहाँ पे आपको फिर से प्राइमरी वेव मिल गई। तो इससे पता चलता है हमें कि जो आउटर लेयर है कोर का वो लिक्विड है, गैशियस तो नहीं हो सकता, गैशियस तो काफी इम्प्रोबेबल जैसी बात हो जाएगी, है ना। तो ये लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि हाई प्रेशर में भी होगा, जैसे अर्थ के नीचे जाओगे आप तो हाई प्रेशर में है, तो वो लिक्विड हम एज्यूम कर सकते हैं उसको, राइट। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स है, राइट, अर्थक्वेक वेव्स की स्टडी है। तो यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ तो ये बॉडी वेव्स जाएंगी। अब ये बॉडी वेव्स, जैसे आप ये एरो देख रहे हो, ये बॉडी वेव जब भी टकराएंगी सरफेस से, है ना, या फिर आपका ये देख लो कि भी यहाँ से भी वेव्स हर डायरेक्शन में निकलेंगी, तो जब भी ये सरफेस पर टकराएंगी तो एक अलग तरीके की वेव्स निकलेंगी, वो होती है सरफेस वेव। कंफ्यूज मत होना, अभी मैंने पढ़ाया था बॉडी वेव में दो होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और जब बॉडी वेव टकराती हैं सरफेस से तो निकलती हैं सरफेस वेव। तो इस सरफेस में और सेकेंडरी में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक। अब ये जो सरफेस वेव है, ये जो ट्रैवल कर रही है सरफेस के ऊपर, ये सबसे डेंजरस होती है, ये सबसे लास्ट में आती है।
पहले आप यहाँ पे खड़े हो तो पहले प्राइमरी वेव आएंगी, फिर सेकेंडरी वेव आएंगी, फिर लास्ट में आएंगी सरफेस वेव। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होंगी क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू दीज टू वेव्स। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया है और शैडो जोन पढ़ लिया है, सरफेस वेव पढ़ लिया है। सबसे ज़्यादा डैमेज सरफेस वेव की वजह से होता है। मेजरिंग स्केल्स, रिक्टर स्केल और मर्कैली स्केल। रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड मेजर होता है, यानी कि कितनी एनर्जी निकली, 0 से 10 की रेंज में होता है। लोगरिथमिक स्केल इसमें यूज़ किया जाता है। और मर्कैली स्केल में इंटेंसिटी देखी जाती है कि डैमेज कितना हुआ है। इसको याद करने का एक और तरीका सिंपल सा, आप ये सोचो मर्कैली यानी कि मर गया, मरने की बात हुई, यानी कि डैमेज कितना हुआ है। ठीक है ना, तो ये डैमेज बताता है कि विजिबल डैमेज कितना है, कितना इंटेंस अर्थक्वेक था। एंड रिक्टर स्केल बताएगा मैग्नीट्यूड। न्यूज़ में जब भी किसी अर्थक्वेक का जिक्र होता है तो हमेशा रिक्टर स्केल बताया जाता है। ठीक है, और जैसे कभी अर्थक्वेक आए तो आप IMD की वेबसाइट वरना usgs.gov पे जाओ, तो उसमें आपको लेटेस्ट अर्थक्वेक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक्स आए हैं। वो ऑटोमेटेड जनरेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसमें रिक्टर स्केल दिया जाता है। बिकॉज डैमेज कितना हुआ वो तो बाद में पता चलेगा ना, इमीडिएटली कैसे पता लगा दोगे आप कि कहाँ पे कितना डैमेज हुआ है। तो हमेशा सबसे पहले न्यूज़ में रिक्टर स्केल दिया जाता है, वेबसाइट्स पे रिक्टर स्केल दिया जाता है। और मर्कैली मतलब मर गए, कितने लोग मर गए, कितना डैमेज हो गया, वो सब बाद में पता चलता है। सुनामी का एक्सप्लेन कर दिया मैंने। और NCERT में बहुत सारी चीज़ें दी हैं कि अर्थक्वेक्स के इमीडिएट हैजर्डस इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। सभी कुछ हो सकते हैं, एवलांच आ सकते हैं। माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर बर्फ जमी हुई है, माउंटेन को हिला दोगे तो ये बर्फ हिलेगी ना। ऐसा लगेगा कि माउंटेन को ठंड लग गई, उसने कहा भी बर्फ हटो तुम मेरे यहाँ से, तो माउंटेन थोड़ा हिला और बर्फ नीचे गिर गई, तो एवलांच आ सकते हैं। ग्राउंड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, हिल सकता है, राइट। फ्लड्स वगैरह आ सकते हैं अगर डैम टूट जाए तो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सभी इम्पैक्ट हैं। ये मत सोच रहे सर ये आलतू फालतू के ऑप्शन दे दिए UPSC ने, सर अर्थक्वेक से ये सब थोड़ी ना होगा। सब हो सकता है यार, सब हो सकता है, पढ़ लेना उसको एक बार बस। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। ऊपर क्रस्ट है, नीचे मैंटल, सबसे नीचे कोर है। क्रस्ट जो है वो ओशियन के नीचे 5 किलोमीटर और कॉन्टिनेंट्स के नीचे करीब 30 किलोमीटर है। ओशियानिक क्रस्ट ज़्यादा डेंस है कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और माउंटेन्स के नीचे ज़्यादा क्रस्ट थिक होता है। क्या पहचान ऐसी, कंफ्यूज हो जाओगे, पढ़ोगे रटोगे यार, सिंपल सी बात है ना। ये धरती है, एक छोटा सा पौधा है, पौधे की जड़ें थोड़ी सी हैं। बड़ा पेड़ है, बड़े पेड़ की जड़ें ज़्यादा लंबी होंगी, क्यों भाई, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो अगर अर्थ के ऊपर माउंटेन्स है, कहीं पे हिमालयाज हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए नीचे उनकी जड़ें लंबी होंगी ना, मतलब कि क्रस्ट और ज़्यादा डेप्थ में होगा, राइट। तो एक तो ये पहचान हो गई। तो इससे पहचान लोगे कि हाँ यार हिमालयस के नीचे बहुत गहरा क्रस्ट है, क्योंकि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा गहरा क्रस्ट है। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज़्यादा गहरा होता है, वो ज़्यादा थिक होता है, और ओशियानिक क्रस्ट पतला होता है। ये एक पहचान हो गई। दूसरी पहचान क्या है, हमने कहा जी कि मिड ओशियानिक रिजेस होती हैं, है ना, जहाँ पे जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग। यहाँ से नया सी फ्लोर बन रहा है, तो नया क्रस्ट बन रहा है। तो जब क्रस्ट नया नया बन रहा है तो पतला होगा, धीरे 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 जब वो कॉन्टिनेंट्स के पास जाएगा तो वो मोटा होता रहेगा। तो नया नया क्रस्ट तो पतला ही होगा ना यार। दूध की मलाई जमाई तो नई नई जो मलाई जमी है वो तो पतली होगी, इट विल बी थिन। और जब वो मलाई काफ़ी धीरे धीरे और जमती रहेगी तब वो थिक हो जाएगी बाद में। तो नया क्रस्ट कहाँ पे फॉर्म होता है, ओशंस के नीचे, तो पतली क्रस्ट होगी। ये तो ये बात होगी थिकनेस वाली तरीका याद करने का। दूसरा तरीका है डेंसिटी वाला, कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, ओशियानिक क्रस्ट की ज़्यादा डेंसिटी है। कैसे याद रखोगे भाई, ये सरफेस है अर्थ का, ये तो हो गया लैंड, बीच में हो गया ओशियन आपका, ये सारा पानी भरा हुआ है। ओशियन के नीचे ओशियानिक क्रस्ट, लैंड के नीचे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, डेंसर चीज़ें, डेंस जो चीज़ ज़्यादा डेंस होती है वो नीचे की तरफ होती है। आपको क्या नीचे दिख रहा है, ओशन का सरफेस नीचे दिख रहा है या कॉन्टिनेंट का सरफेस नीचे दिख रहा है? ओशन का दिख रहा है ना, तो बस ये ज़्यादा डेंस है ना, सिंपल तरीका। ठीक, तो दूध की मलाई की मोटाई यानी कि थिकनेस बढ़ेगी टाइम के साथ में, इसलिए कॉन्टिनेंट पे ज़्यादा थिक होगा। लेकिन डेंस कहाँ पे होगा, जो नीचे है वो डेंस होगा, यानी कि ओशन नीचे है
तो वो ज़्यादा डेंस होगा। तो डेंसिटी और थिकनेस में कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है ना, क्योंकि जो थिक कौन सा है, मोटा कौन सा है, कॉन्टिनेंट, डेंस कौन सा है, ओशियन। मोटा कौन सा है, कॉन्टिनेंट, डेंस कौन सा है, ओशियन। छोटी छोटी बातें हैं, नंबर इन्हीं में कटते हैं। क्रस्ट के नीचे आता है मैंटल, ठीक है, ये कुछ डिसकंटिन्यूटीज वगैरह हैं, याद करना है कर लो, अदरवाइज कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ भी नहीं है, इनको पढ़ लो बस एक बार, ठीक है। कॉनराड, मोहो, रेपेटी, गटनबर्ग और लेमन, इनका ऑर्डर पता होना चाहिए बस। सीएम आरजीएल, चीफ मिनिस्टर आरजीएल, ऐसे याद कर लो। अब क्रस्ट और मेंटल का ऊपर वाला पोर्शन, इनको मिला के बनता है लिथोस्फीयर, जो कि 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में होता है। ये सॉलिड रहता है और अर्थक्वेक इसी में आते हैं। अब इसके नीचे वाला जो है मेंटल जो है वो होगा, तो वो भी सॉलिड होगा, लेकिन वो लिक्विड की तरह बिहेव करता है। ये क्या बात हुई भाई, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सॉलिड है। अच्छा, अब आपने ये भी पढ़ा होगा एक जगह पे, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता लोगों को, वो कहेंगे सर ये तो चलो आपकी ऊपर वाली लेयर हो गई, अब इसके नीचे सर इस तरह के ना करंट चलते रहते हैं अर्थ के अंदर, बड़े बड़े, है ना, ये करंट चलते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है सर कि जो मेंटल है वो सॉलिड है। अब अगर सॉलिड है तो उसमें करंट कैसे, इस तरह के कन्वेक्शन और मेंटल प्लूम्स वगैरह ये सब कैसे आ रहे हैं अगर सॉलिड है तो? ये तो लिक्विड में होता है इस तरह का कन्वेक्शन करंट। तो भाई कन्वेक्शन तो लिक्विड में होता है ना, कन्वेक्शन करंट। आप कह रहे हो सॉलिड है, एनसीईआरटी कहती है सॉलिड है, ऐसा क्यों? क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे लिक्विड है, फ्लूइड है। जब हम ये कहते हैं कि अर्थ के अंदर इस तरह के कन्वेक्शन करंट्स घूम रहे हैं, तो वो कन्वेक्शन करंट ऐसे नहीं कि अर्थ को खोल के देखोगे तो पानी उबल रहा है और ऐसे ऐसे गोते खा रहा है पानी, नहीं, ये सब सॉलिड है। लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, यानी कि लाखों करोड़ों साल में अगर आप देखोगे तो ये सॉलिड ही है, लेकिन सॉलिड चीज मूव कर रही है। भाई जैसे आप जिस जमीन पे खड़े हो, आप यहाँ पे इंडिया में खड़े हो, तो इंडिया तो सॉलिड है ना, लिक्विड तो नहीं है ना इंडिया। लेकिन करोड़ों साल में अगर आप देखो, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे देखो, तो इंडिया यहाँ से बहते बहते यहाँ पे आ गया, और हमारी प्लेट अभी भी हिमालय के नीचे जा रही है, इंडियन प्लेट, है ना। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे फ्लूइड है, लेकिन वैसे ही सॉलिड है। ये हो गया। फिर कोर की आउटर बाउंड्री लिक्विड है और इनर बॉडी सॉलिड है, और ये निकल और आयरन का बना होता है, इसलिए इसको नाइफ भी कहते हैं। Fe, फेरस, आयरन को कहते हैं। तो नाइफ लेयर हो गई। वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, धरती के अंदर जो होता है ये गरम गरम, इसको कहते हैं पिघले हुए पत्थर हैं बेसिकली। ये अर्थ में पूरी पत्थर है ना भाई, अर्थ पिघली हुई पत्थर थी, हॉट रॉक था अर्थ। तो जब पिघला हुआ पत्थर ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है ना, अर्थ के अंदर जब है, इसको बोलते हैं मैग्मा। और जब इस सरफेस पे बाहर आ जाता है तो उसको बोलते हैं लावा, राइट। और कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ी सिंपल सी बात है यार। बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हो, बचपन से कौन से शब्द पढ़ते आ रहे हो, मैग्मा या लावा? बचपन से तो लावा पढ़ते आ रहे हो, है ना, क्योंकि बचपन से हम वो देखते हैं जो हमें आंखों से दिख रहा है, तो ऊपर लावा है, एज सिंपल एज दैट, है ना। जब हमने और ज्योग्राफी पढ़नी शुरू करी तो ये शब्द जाना कि अच्छा मैग्मा जैसी कोई चीज होती है, क्योंकि अर्थ के अंदर होती है, ठीक है ना। तो ये लावा हो गया। इस लावा से ऊपर क्या क्या चीजें आती हैं भाई? लावा आता है जब वोल्केनो फटता है, तो पायरोक्लास्टिक डेब्री और भी गर्म पत्थर और बहुत आलतू फालतू चीजें आती हैं वोल्केनो के साथ में नीचे गिरती हुई, वो हो गए। वोल्केनिक बॉम्ब्स, ऐश, डस्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे ऐश है, ऐश कुछ ऐश ऊपर चली जाएगी फ्लाई ऐश की तरीके से, जिससे कि ऊपर बादल बन जाएंगे, और कुछ ऐश नीचे गिर जाती है जो ज्यादा हैवी होगी। ऐसे बहुत सारी चीजें निकलती हैं, और सब कुछ है, सब कुछ बाहर आ जाता है। नाइट्रोजन भी होता है इसके अंदर, सल्फर भी होता है, माइनर अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन भी होता है। अगर एनसीईआरटी में आ जाए, सॉरी यूपीएससी में प्रीलिम्स में आ जाए, ABCDEF, मैग्मा में से या लावा में से क्या क्या निकलता है? सब कुछ निकलता है, सब कुछ निकलता है। अब देखो जीव जंतु तो नहीं निकलेंगे, आप ये कह दोगे सर एनिमल्स निकल जाएंगे, वो तो नहीं निकलेंगे, है ना, जल जाएंगे वो तो। बट ये जो एलिमेंट्स की बात हो रही है, हर तरह के एलिमेंट्स निकलेंगे। क्यों निकलेंगे भाई? जब हमने पढ़ा था कि अर्थ बनी थी, तो अर्थ के ऊपर क्या था एटमॉस्फेयर में? कुछ भी नहीं था। हाइड्रोजन और हीलियम थी जो कि एटमॉस्फेयर में घूम रही थी, ग्रेविटी की वजह से आ गई थी। सन ने फूक मारी, यानी कि सोलर विंड की वजह से वो भी चली गई,
तो अर्थ पे कुछ भी नहीं था ऊपर, लिटरली कुछ भी नहीं था। तो अर्थ के ऊपर जो भी चीज आई, चाहे एटमॉस्फेयर में चाहे सरफेस पे, जो भी A to Z आप सोच सकते हो अपने आसपास, वो सारी चीजें अर्थ के अंदर से ही तो बाहर आई हैं ना। इंसानों ने प्रोसेसिंग करके अलग चीजें बना ली हैं, लेकिन जितनी नेचुरल चीजें, एलिमेंट्स हैं, वो सभी एलिमेंट्स अर्थ के अंदर से ही आए हैं ना। ये सारे एलिमेंट्स के ही नाम है ना। तो अर्थ के अंदर से आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर। किसी की क्वांटिटी कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, ठीक है। मैंने पढ़ा दी आपको पहली बात। अब मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट पे मान लो क्वेश्चन दूंगा जिसमें लिखा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से क्या क्या चीजें वोल्केनो से बाहर आती हैं। उनमें से एक होगी पीवीसी या प्लास्टिक। वो तो गलत होगा ना। अभी मैंने बोला कि हमारे पास आसपास जितनी चीजें सारी इनमें से आती है, अर्थ में से आती हैं, लेकिन जैसे अर्थ में से आता है क्रूड ऑयल, तो वो आता है अर्थ में से बाहर। लेकिन क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग करके हम इंसानों ने एक आर्टिफिशियल मटेरियल बनाया है प्लास्टिक, राइट। तो प्लास्टिक बाहर नहीं आएगा, लेकिन नेचुरल चीजें आ रही हैं, जितनी भी एलिमेंट सारे बाहर आएंगे, एलिमेंट सारे बाहर आएंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल चीजें ऑब्वियसली नहीं आएंगे। अब है कुछ अलग अलग तरह की वोल्केनोज। शील्ड वोल्केनो, जैसे शील्ड होती है ना, ढाल होती है, तो ढाल जो है ऐसे आइसक्रीम के कोन की तरह नहीं होती ढाल। ढाल कैसे होती है, एकदम चौड़ी, फैली हुई काफी, है ना। इसको बोलते हैं शील्ड वोल्केनो, जैसे कि हवाई के आइलैंड्स हैं। ये ऐसा क्यों बनेंगी, ये इसलिए बनेंगी कि जो लावा बाहर आ रहा है फाउंटेन की तरीके से है, फाउंटेन की तरह से लावा बाहर आता है, यानी कि काफी लिक्विड है, तो दूर दूर तक फैलेगा, राइट। बहुत ज्यादा लिक्विड भी नहीं है, बट फिर भी काफी रिलेटिवली काफी लिक्विड है। तो इससे बन गई आपकी शील्ड वोल्केनो, जैसे कि हवाई की है। अगर इनके अंदर पानी आ जाए तो ये विस्फोटक बन जाती है, राइट, और ऊपर फिर एक क्रेटर बन जाएगा, राइट। ऊपर एक सेंटर कोन बन जाएगा, एक गड्ढा, जैसे मान लो एक वोल्केनो थी इस तरह की, और ऊपर फिर एक इस तरह का गड्ढा बन जाएगा। वैसे नॉर्मली लावा बाहर आता रहेगा, लेकिन पानी वानी ज्यादा गिर गया तो फिर ये गड्ढा बन जाएगा, फट जाएंगे एकदम से, एक्सप्लोजन होगा। कॉम्पोजिट वोल्केनोज, कॉम्पोजिट में क्या होगा, लावा थोड़ा ठंडा होगा, इसलिए लेयर्स बनेंगी इसमें। अगर गाढ़ा गाढ़ा लावा बाहर आ रहा है तो यहीं पे टिक जाएगा, दूर तक बहेगा ही नहीं। यहाँ पे जम गया, ये पत्थर बन गया जम के, फिर और लावा आएगा, वो एक और लेयर लगा देगा, वो सूख गया, फिर एक और लावा आएगा, वो लेयर लगा लेगा, है ना। तो इस तरह से हमें लेयर्स बन जाती है। इनको बोलते हैं कॉम्पोजिट वोल्केनोज, ठीक है। ये चीज हो गई। और ये काफी एक्सप्लोजिव होते हैं, जब ये फटती हैं तो इनमें से बाहर लावा, ऐश, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, बहुत सारी चीजें बाहर आती हैं। कैल्डेरा, ये सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव वोल्केनोज होती हैं। ये इतनी ज्यादा एक्सप्लोजिव होती हैं कि जब ये फटती हैं तो अपने ऊपर के ही वोल्केनो को काफी डैमेज कर देती हैं। ये देखो, ये भी मान लो एक वोल्केनो थी इस तरीके से। अब ये बहुत ज्यादा अंदर से प्रेशर आया, जब अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा तो ऊपर का ये पूरा का पूरा कोन ही उड़ जाएगा। और ये ऐसे थी कभी, ये ऊपर का सारा एरिया उड़ गया इसका, और अब बस ये नीचे का रह गया है। तो जो इतना चौड़ा गड्ढा बन गया है इसमें, उसको बोलते हैं कैल्डेरा, ठीक है। अच्छा, इतना ज्यादा प्रेशर क्यों आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्मा चेम्बर है जो उसको सप्लाई कर रहा था, वो बहुत ही पास में था सरफेस के, उसने बहुत ज्यादा प्रेशर मारा, इसलिए ये एकदम फट गया। तो ये हो गया कैल्डेरा, दे हैव अ ह्यूज मैग्मा चेम्बर नियर बाय। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस, जैसे हमारे, जैसे ना इंडिया है हमारा, तो इंडिया पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ से यहाँ पे आया। तो जब इंडिया यहाँ पे था तो यहाँ पे एक मैंटल प्लूम था, और उस मैंटल प्लूम की वजह से जो है ऊपर बहुत सारा लावा बहता रहा पानी के तरीके से, बसाल्टिक फ्लोस थे, राइट। इस तरीके से कि लावा आया और इतना ज़्यादा लिक्विड लावा था, इतनी ज़्यादा लिक्विड लावा था कि वोल्केनो तो कोई नहीं बनी, लेकिन आसपास जो है लावा कई हजारों सालों तक बहता रहा, जिससे पूरा का पूरा जो लैंड है वो एक तरह से सूखा हुआ लावा का पूरा लैंड बन गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ की तरीके से लावा बह गया। और बेसाल्ट है, बेसाल्ट क्या होता है, बहुत ही लिक्विड लावा होता है, बेसाल्ट फ्लूइड लावा होता है। जैसे कि महाराष्ट्र एरिया के डेक्कन प्लेटू के डेक्कन ट्रैप्स जो है, ठीक। मिड ओशियानिक रिज आपको पता ही है कि नीचे से मैग्मा ऊपर आता है ओशन के बीच में, और यहाँ से जो है नई नई क्रस्ट बनती है, और ये क्रस्ट धीरे धीरे दूर की तरफ दूर चली जाती है। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग का बेसिकली पार्ट है, जो चैप्टर नंबर
4 में, अगले चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। इंट्रूसिव वोल्केनिक फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स। अब जब लावा बाहर आ रहा है, ये तो अर्थ के बहुत ही अंदर से बाहर आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि ऊपर तक आ जाए, कई बार होता है नीचे ही जम जाता है ना, कई बार तो ऊपर आके जम जाता है, कभी तो सूखेगा ना लावा, राइट भाई। पूरी की पूरी अर्थ इतनी गर्म थी, ऊपर की लेयर सूख गई ना, तो ऐसे जब ये अंदर से जो गरम गरम लावा बाहर आ रही है तो सूखेगा ना, तो सूखने के बाद ये जो लैंड फॉर्म्स बनाता है जैसा हमें दिखता है, उसको बोलते हैं वोल्केनिक लैंड फॉर्म। अब बेसिकली जब ये लावा सूखता है तो इससे बनते हैं इग्नियस रॉक्स। अब अगर लावा धरती के अंदर ही सूख गया तो उसको बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक, और अगर ऊपर आके सूखा है लावा, यानी कि अगर मैग्मा सूख गया क्रस्ट के अंदर, उसको बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक, जो इग्नियस रॉक बने उससे। और अगर ऊपर आया सरफेस पे लावा बना, लावा सूखा, उसको बोलेंगे वोल्केनिक रॉक्स। क्यों भाई, सिंपल सी बात है ना, आप यहाँ पे खड़े हुए थे, लावा बाहर आया, लावा सूख गया, पत्थर बन गया, आपने कहा ये कौन सा रॉक है, वोल्केनिक रॉक। क्यों, वोल्केनो में से आया था, वोल्केनो की लावा से बना, इसलिए वोल्केनिक रॉक हो गया, ठीक है ना। और जो अंदर ही जमा हो रखा है, यहीं पे सूख गया, इससे जो पत्थर बने उनका दूसरा नाम हो गया। अगर इनका नाम वोल्केनिक है तो इनका नाम हो गया प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटो की तरह से दूर में है भाई, सन से बहुत दूर है ना प्लूटो, तो ऐसी ये सरफेस से थोड़ी दूर है, नीचे दबे हुए हैं, इनको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स ये बनाते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स। इंट्रूसिव मतलब जो अंदर की तरफ है, अर्थ के सरफेस के अंदर की तरफ है। अब ये डायग्राम तो आप सबने देखा हुआ होगा, ठीक है। नीचे होता है बैथोलिथ, बहुत बड़ा मैग्मा चेंबर है, बहुत बड़ा मैग्मा चेंबर है। ये जब सूख जाए तो इसको बोल देते हैं बैथोलिथ। बाथ में बहुत सारा पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए बहुत सारा, तो बहुत बड़ा नहाने का सोर्स है। इसके बाद जो ऊपर की तरफ जब लावा आ रहा होता है और मान लो ऊपर आके इस तरह से सूख जाए, वर्टिकल वॉल बन जाए, उसको बोलते हैं डाइक। ऑलमोस्ट वर्टिकल वॉल अगर बन जाए तो, ठीक है, डाइक बोलते हैं इसको। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए उसको बोलते हैं सिल। सिल पट्टी होती है ना, इससे हॉरिजॉन्टल होती है सिल पट्टी, तो ये सिल बन गया, राइट। और अगर ये सिल बहुत ही पतली हो, इमेजिन करो ना यार, प्रैक्टिकल सी बात है, सिल बहुत ही पतली हो तो क्या, उसको शीट बोलोगे ना, शीट बोलते हैं उसको। जैसे हमारी गाड़ी है, किस चीज की बनी है, सिल की नहीं बनी, शीट मेटल की बनी है। कूलर की बॉडी है, जो पुराने जमाने में कूलर आते थे, डेजर्ट कूलर, शीट मेटल के बने होते हैं, ठीक है ना। तो जो पतला हो गया वो शीट, और जो मोटा है वो सिल, ठीक। डाइक्स क्या होते हैं, जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। पहले कभी ये लावा सप्लाई करते थे, फिर ये सूख गए तो ये डाइक बन गए। जैसे कि महाराष्ट्र में जो डेक्कन ट्रैप्स बने हैं महाराष्ट्र में, तो इनको किसी ने सप्लाई किया हुआ ना नीचे से लावा, बस वही चीज़ है। ये दोनों हो गए, बैथोलिथ समझा दिया। अच्छा, लैकोलिथ, लोपोलिथ और फैकोलिथ। लैकोलिथ क्या होता है, डोम शेप्ड, इस तरह से। तो नीचे से बैथोलिथ सप्लाई कर रहा था लावा को, लेकिन ये ऊपर तक आ ही नहीं पाया, यहाँ पे काफी सॉलिड रॉक था, जिसकी वजह से यहीं पे वोल्केनो जैसी आकार में मैग्मा जमा हो गया और सूख गया, ठीक है। इसको बोलते हैं लैकोलिथ। तो नीचे से ये फ्लैट है, ऊपर से डोम शेप में, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वोल्केनो हो। ये हो गया लैकोलिथ। लोपोलिथ क्या होगा, लोपोलिथ होगा इसका उल्टा, मतलब ये ऐसे ना होके ये हो जाएगा ऐसे, सॉसर शेप्ड, ये हो गया लोपोलिथ, ठीक है। और फैकोलिथ्स क्या होते हैं भाई, यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है भाई, अर्थ में लेयर्स हैं, और लेयर्स में नीचे से बड़ी प्रेशर से लावा ऊपर आ रहा है, मान लो स्टीम ऊपर आ रही है, तो स्टीम को जहाँ जगह मिलेगी घुस जाएगी ना। उस तरह से अगर लावा नीचे से ऊपर आ रहा है, उसको जहाँ जगह मिलेगी वहाँ वो घुस जाएगा, तो यहाँ घुस जाएगा, यहाँ घुस जाएगा, कहीं भी जहाँ जगह मिलती है, थोड़ा सॉफ्ट रॉक मिलता है, वहाँ पे वो घुस जाता है। अब यहाँ पे अगर शेप ऐसी बन रही है, ये देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, बस एक वेव की तरीके से बन रही है इस तरह से, तो इनको बोलते हैं सिंक्लेन्स एंड एंटीक्लेन्स। ये ऐसी सॉसर शेप बन जाती है, सॉसर एंड इन्वर्टेड सॉसर, इनको बोलते हैं फैकोलिथ्स, ठीक है। फैकोलिथ वेव्स की तरीके से होते हैं, एट द बेस ऑफ सिंक्लाइंस एंड एट द टॉप ऑफ एंटीक्लाइंस, सॉरी एट द टॉप ऑफ एंटीक्लाइंस एंड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइंस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, यूपीएससी ने कुछ भी नहीं करना है,
यूपीएससी ने सिंपली आपको इन डेफिनेशंस के बीच में कंफ्यूज करना है। यूपीएससी इनकी डिटेल्स में नहीं जाएगा, इनकी एग्जैक्ट शेप्स में नहीं जाएगा। यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडली आपको इनके बीच में कंफ्यूज करेगा, इससे तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंपल, ठीक। और कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो इस तरह से ऊपर ये आ रहा था लावा और ये सूख गया अब यहाँ पे, राइट। तो ये जो ऊपर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर रह गया ऊपर, हमें ऐसा लगता है ये वो बहुत बड़ा पत्थर है और ये जादू से ऊपर आ गया है, और लोकल लोग वहाँ पे कोई ना कोई स्टोरी बना देंगे कि हजारों साल पहले फलाना फलाना भगवान जी आए थे, ये आए थे, वो आए थे, उन्होंने ऐसा किया था, उसकी वजह से ये पहाड़ बन गया। अगर तुम खुद सोचो, हिमालयाज में तो बहुत सारी माउंटेन रेंज हैं, यहाँ आसपास तो कोई भी माउंटेन नहीं है, तो फिर ये यहाँ पे कहाँ से आया? तो एक बंदा कहीं जा रहा था, उसने उठा के पत्थर यहाँ पे रख दिया। ऐसे लोग स्टोरी बना देते हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, बट इसका रीज़न क्या है? ये एक इग्नियस रॉक है जो वोल्केनिक लावा का सूखा हुआ हिस्सा है, ठीक। तो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगली क्लास होगी चैप्टर 4।